अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन। यानी कि इसमें जनरल कैटेगरी का नाम नहीं लिखा गया है। जी हाँ, कि सरकार इन सब लोगों को समता का अधिकार देना चाहती है जो कि सभी का हक है। लेकिन क्या एक समाज का अधिकार समता का नहीं है? सरकार के अनुसार कई छात्र शिकायत करने में डरते थे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है लक्ष्मण आनंद और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं UGC पर। जी हाँ, UGC। वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड का माहौल छाया हुआ है, लेकिन UGC के नियम जब से आए हैं तब से पूरे नॉर्थ इंडिया और भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी का माहौल छा गया है। सड़कों पर गर्मी है, कॉलेजों में गर्मी है, कॉलेजों के भीतर गर्मी है और विपक्ष ने भी गर्मी का माहौल कर दिया है। जी हाँ, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया गया है, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। हमने केंद्र सरकार को इतना समर्थन दिया, इतना साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने हमें अलग नज़र से देखा, हमें वो अधिकार नहीं दिया जो वो और लोगों को दे रहे हैं। सरकार के जितने भी प्रवक्ता हैं वो तो अपना मत साफ रख रहे हैं कि हमने किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए जो पीड़ित समाज है, जिसके साथ भेदभाव चलता हुआ आ रहा था, हमने उनकी ही मदद करने के लिए यह नियम लागू किए हैं। लेकिन एक तरफ एक समाज है जो कह रहा है कि नहीं, आपने एक ही तरफ की बात समझी, सुनी और हमारी बात को अनदेखा करते हुए इन नियमों को लागू किया। क्या है UGC? क्यों है UGC? क्या है UGC के नए नियम? आइए स्पष्टता से जानते हैं, समझते हैं। जो कुछ भी बातें न्यूज़ चैनल्स में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं, कितनी भ्रामक हैं, कितनी अफवाह है इसमें और कितना सच है, कितनी सच्चाई है। आइए विस्तार से बहुत ही कम समय में यह समझ लेते हैं कि UGC क्या है, क्या नए नियम हैं, क्या नया बिल आया है, क्या नए नियम लागू कब से होंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे, ये ज़रूरी क्यों है और क्या सच में कोई भेदभाव किया गया है या नहीं। आइए समझते हैं पूरे विस्तार से इस बात को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह नियम जिस पत्र द्वारा जारी किया गया है उस पत्र का नाम क्या है और उस पत्र में इसका उद्देश्य क्या लिखा हुआ है। आइए, आपकी स्क्रीन पर यह पत्र दिख रहा होगा जिसका नाम है भारत का राजपत्र। जी हाँ, जो कि मेरी स्क्रीन पर भी खुला हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और द गैजेट ऑफ इंडिया भाग 3 खंड 4 पार्ट 3 सेक्शन 4। नए नियम का नाम क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली 13 जनवरी 2026 को यह नियम लागू किया गया था। उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 UIN 1/2026। साफ साफ शब्दों में मैं इसकी प्रस्तावना आपके लिए पढ़ देता हूं। आपको मेरी स्क्रीन पर यह पत्र दिख रहा होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिष्ठ एवं सशक्त किया गया है, और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें। समझ में आता है कि इसमें सभी छात्रों की बात करी जा रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आता है। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। देखिए, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ कहा था कि एक समाज और एक समाज, दो समाजों के बीच यह नियम एक दरार डाल रहे हैं, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यानी सबको समान अधिकार देने की बात करी जा रही है इसकी प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देना है, यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समता यानी इक्वलिटी की बात करी जा रही है। अब इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में
समता के सर्धन हेतु विनियम 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 खंड के ज्ञा के साथ पठित धारा 26 की उपधारा 1 के खंड 6 द्वारा प्रतित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है। अर्थात अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है जिसमें संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोजक और प्रारंभक है, फिर उद्देश्य है, फिर परिभाषाएं हैं, फिर इसमें नीचे बढ़ते हुए समता के संवर्धन का कर्तव्य है, 5वां पॉइंट समान अवसर केंद्र है, और नीचे बढ़ते हैं तो समता हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, समता के संवर्धन के उपाय हैं, भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया, अपील, निगरानी, अनुपालन न करने के परिणाम क्या होंगे, यदि मतलब जो भी ये आखिरी पॉइंट है 11वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है कि यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया, अनुपालन नहीं करने पर परिणाम क्या हो सकते हैं उसकी जानकारी भी इसमें दी गई है। मैं उद्देश्य पढ़ देता हूं, वह जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर, न्यूज में, हर जगह यह बात करी जा रही है कि जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव किया गया है। जी हाँ, अब मैं उद्देश्य पढ़ने जा रहा हूं, इसलिए इससे पहले मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या इसमें ऐसा कुछ इसके उद्देश्य में कहा गया है कि क्या जनरल कैटेगरी को अलग से देखा गया है। आइए देख लेते हैं क्या उद्देश्य में लिखा गया है इसके। जिस भी पत्र द्वारा इसको जारी किया गया है, जहां से ये हमें सभी को पता चला कि ऐसा कोई नियम आने वाला है, मैं उसी को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मैं किसी भी न्यूज चैनल के हवाले से कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं और से नहीं दे रहा हूं, ताकि आपको प्रॉपर पता चले, सही से पता चले कि क्या सच में है, क्या सरकार करना चाहती है, उनके शब्द क्या हैं, उनकी सोच क्या है। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस नियम का दूसरा पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ उद्देश्य। आइए मैं आपके सामने इसको साफ साफ पढ़ देता हूं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को सर्वधन देना। यानी कि इसका उद्देश्य है जिन जिन का मैंने ऊपर नाम लिया, जिसमें से आपके आते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन। यानी कि इसमें जनरल कैटेगरी का नाम नहीं लिखा गया है। जी हाँ, यही है पूरा मुद्दा। यूजीसी के नियम जो 13 जनवरी 2026 को लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिए, सभी कॉलेजों में लागू करने के लिए, तो राज्यों में जितने भी कॉलेजेस हैं जो सरकारी हैं और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जितने भी इन वर्गों के लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन पे ये नियम लागू होंगे। 13 जनवरी 2026 को ये नियम लाए गए हैं, तो इसमें एक्चुअल में होने क्या वाला है, आइए समझते हैं। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम से यह नियम जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC, हेल्पलाइन और ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। उद्देश्य बताया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना और समान अवसर सुनिश्चित करना। जी हाँ, जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी का इसमें नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए जनरल कैटेगरी वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, हमारा नाम इसमें नहीं लिया गया। जैसा कि आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि सरकार इन सब लोगों को समता का अधिकार देना चाहती है, जो कि सभी का हक है। लेकिन क्या एक समाज का अधिकार समता का नहीं है? ऐसा क्यों किया गया कि एक ही समाज को इसमें नहीं रखा गया, जनरल कैटेगरी को इसमें क्यों नहीं रखा गया? आइए जान लेते हैं पहले सरकार का पक्ष क्या है। सरकार ये कह रही है कि जाति, धर्म, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर शिकायतें बहुत बढ़ गई थीं। जी हाँ, जाति हो गई, किसी का धर्म हो गया, नस्ल हो गई, इन सबको देखते हुए कई लोग पीड़ित थे, कई लोग शिकायतें लगातार कर रहे थे। लेकिन इसके जो पुराने नियम थे जो कि 2012 में लाए गए थे, जिससे यूजीसी अभी तक कार्य कर रहा था, वह कमज़ोर बताए जा रहे हैं सरकार द्वारा।
इसीलिए उसको सख्ती से पालन करने के लिए, उसको और अच्छे से लागू करने के लिए यह नए नियम लाए गए हैं। 2012 के जो नियम थे वह केवल सलाहत्मक थे, एडवाइजरी के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन अब के जो नियम होंगे, जो 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए हैं, वह सख्ती से इसका पालन करेंगे, इसको लागू कराया जाएगा। सरकार के अनुसार कई छात्र शिकायत करने में डरते थे, जी हाँ, और शिकायतों का निपटारा करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, और अगर शिकायतें दर्ज होती भी थी तो उनका निपटारा समयबद्ध तरीके पर नहीं होता था। लेकिन अब सख्ती से इसका पालन किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से इसका निपटारा किया जाएगा, और संस्थानों को इसकी जवाबदेही तय करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि कोई भी छात्र जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS या फिर अति पिछड़े वर्ग से आता है तो उसकी शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से उसका निपटारा करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका असर क्या हुआ, जैसे ही यह नियम लोगों के सामने आए, लोगों को पता चला ऐसे कोई नए नियम लाए जा रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश फैल गया। और लोगों में क्या, जनरल कैटेगरी के लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोश इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है, वहां पर याचिका दायर करी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको स्टे कर दिया है। जी हाँ, अभी कोई नियम लागू नहीं किए जाएंगे। 13 जनवरी 2026 को जो ये नियम लाए गए थे उनको इसी महीने यानी जनवरी में ही लागू करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर करी गई तो उसके बाद इस पे स्टे लगा दिया गया है। जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी, जब तक पक्ष और विपक्ष को सुना नहीं जाएगा, सरकार जब तक अपनी दलीलें पेश नहीं करेगी, और जनरल कैटेगरी की तरफ से जब तक कोई वकील इस पर पूरी बात नहीं रखेगा, अपनी मांग नहीं रखेगा, तब तक, और इन दी एंड जब तक सुप्रीम कोर्ट यह फैसला नहीं सुना देता कि यह नियम वापस लेने होंगे या इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे या फिर इसको लागू कर देना होगा जैसा कि ये है बिल्कुल वैसा ही, तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और यह कहा है कि नियम पहली नज़र में अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना है। जी हाँ, तो जब तक यह नियम लागू नहीं होते तब तक पुराने नियम ही चलते रहेंगे जो कि यूजीसी की 2012 के अंतर्गत आते हैं। जो लोग इसके समर्थन में हैं वो यही कह रहे हैं कि जितने भी दलित समाज से लोग आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके साथ कई समय से भेदभाव होता आ रहा है, तो इसलिए यह नियम जरूरी थे। लेकिन जो लोग इसके समर्थन में नहीं हैं वो यह कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भी भेदभाव हुए हैं। जनरल कैटेगरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं आज भी, तो उनके लिए यह नियम क्यों नहीं हुए। कुछ लोगों ने इसे काला कानून भी कहा है और इस कानून को डर का माहौल बनाने वाला भी कहा गया है कि लोगों के मन में डर आ जाएगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, किसी भी न्यूज चैनल से या फिर किसी भी सोशल मीडिया पेज से जानकारी ना लीजिए। सरकार जो भी नियम लागू करती है उसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी इतनी समझ है, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप उसको पढ़कर समझें कि क्या नियम आए हैं, नहीं तो आप अफवाह के शिकार होंगे और आप गलत दिशा में चले जाएंगे। यदि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप मेरे वीडियो से भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने आज के वीडियो में किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी सोशल मीडिया पेज का कोई भी क्लिप आपके सामने नहीं रखा है। मैंने सिर्फ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि सरकार द्वारा जारी किया गया था, जो कि भारत राजपत्र होता है, द गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें जो नियम बताए गए थे वही मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, इसका PDF शेयर कर दूंगा। ये दोनों भाषा में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। 11 पॉइंट है इसमें पूरे, आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना और उद्देश्य मैंने आपके सामने पढ़ा है सिर्फ क्योंकि वह जरूरी था, तभी लोगों को समझ में आएगा कि यह नियम क्या है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों जरूरत लगी कि ऐसे नियम लाने चाहिए, क्यों लगा कि हाँ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS और दिव्यांग जनों के लिए ही ये नियम जरूरी हैं, क्यों जनरल कैटेगरी को इससे दूर रखा गया। पूरी बात ही मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप खुद समझदार हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि आपको कितनी बात समझ में आई। यदि मेरी कोई बात बुरी भी लगी है तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई बात यदि मैंने छोड़ दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जिन्हें इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।